सब कुछ भुला दिया है तुझे देखने के बाद, खुद को मिटा दिया है तुझे देखने के बाद, खुद को मिटा दिया है तुझे देखने के बाद। आपने हमारी सुबह को और खूबसूरत कर दिया। हमारी सुबह इसी तरह खूबसूरत रंगीन म्यूजिक के साथ साथ चलती रहेगी। ये सारी मशीनें आपको वही रिजल्ट देती हैं जो एक बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की जो मशीनें देती हैं। स्किन आप देखिएगा कमाल होने वाली है। और जितनी भी क्रीम्स वगैरह होती है वो सब मैं खुद बनाती हूँ। अपने किचन की तरफ चलते हैं, काउंटर की तरफ आते हैं। सफूफे ठंडक का नुस्खा मैं बता रही हूँ। साबुत धनिया लेना है, स्पागोल की भूसी लेनी है, गोंद कतीरा लेना है, बही दाना लेना है, ठीक है। इन सबको हमने पीस लेना है। पीसने के बाद अगर हर चीज़ है तो ये मक्खन में मिला के लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए इसकी ये शक्ल बन जाती है। और आप लोग अक्सर ऐसा मरहम बहुत ही अलग अलग नामों से आप लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ तमाम बैठे हुए हाज़रीन को मेरा सलाम, मेरे मेहमानों को मेरा सलाम और तमाम देखने वाले लोगों को मेरा सलाम कबूल हो जनाब। आज टॉपिक फिर मेरे अपने घर का है, फिर आपके घर का है, फिर हमारे अपने घर का है, मेरे मुल्क का ये मसला है। कल चंद लम्हों के लिए मुझे ख़बर मिली कि मीरब की तबीयत ख़राब है। मैं जिस तरह सेट से मीरब तक पहुँची हूँ वो मैं जानती हूँ एक माँ होने के नाते कि वो रास्ता मुझसे कट नहीं रहा था। मुझे लग रहा था ये ज़मीन सिमट जाए और मैं किसी तरह उस हॉस्पिटल में पहुंच जाऊं। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ पे क्या गुजरती है जब उसका बच्चा उससे दूर होता है या उसे कोई भी तकलीफ़ होती है। हम तो बुखार में तड़प जाते हैं, होता है ना, भाई हो बहन हो छोटा हमारे घर का कोई भी हो। उस माँ का कभी किसी ने सोचा कि जिस माँ के बच्चे को उससे जुदा कर दिया जाता है। आम हो गया अब हमारे यहाँ किडनैपिंग। अब हम उंगलियों पे नहीं गिन रहे हैं, अब हम इस तादाद को हज़ारों में गिनना शुरू हो चुके हैं। हमारे बच्चों को इस तरह किडनैप करके उनके आज़ा को निकाल के उनको बेच दिया जा रहा है। उन माँओं पे क्या गुजर रही है। आज कोई मुझसे पूछे कि सादिया एक पल को आपको मीरब से दूर कर दिया जाए तो क्या होगा, मैं तो ख़त्म हो जाऊँगी, मैं मर गई। आज हम उन माँओं से भी बात करेंगे जिन माँओं को अभी तक उनके बच्चों की कोई ख़बर नहीं है। यहाँ मेरी ऑडियंस में माएँ भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं। आज मैं इनसे भी बात करूँगी कि क्या खुदा न खास्ता आपके घर में ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो क्या होगा। या कल जो कराची में हुआ, हमारा शहर एकदम से बंद हो जाता है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं। माँओं के जो लाडले बच्चे जब सड़कों पर बंद होते हैं और माँओं के सीने धड़क रहे होते हैं, दिल हलक में आया हुआ होता है कि मेरा बच्चा घर पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, या वो इसी तरह किसी गोली का निशाना बन जाएगा, या जो एम्बुलेंस जलाई जा रही हो उसके अंदर वो मरीज जो ऑलरेडी आखिरी सांसें ले रहा है वो एम्बुलेंस में वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, या पुलिस वाले जो हमारी ही हिफाजत कर रहे होते हैं उनकी पुलिस वैन को जला दिया जाता है। हम पाकिस्तानी कहाँ रहे, हमारे मुल्क से हमारी मोहब्बत कहाँ गई। हमें नहीं लड़ना आपस में, हमें अपनी अमलाक को नहीं जलाना है। आज हमने इन सब चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन बात करनी है आपके बच्चों पे, अपने बच्चों पे, हमारे बच्चों पे। इसलिए आज मेरा पैनल जो है बहुत कोशिश करके मैंने बड़े स्ट्रॉन्ग पैनल को बुलाया है। अभी कुछ मेहमान हैं जो मुझे अभी ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो मेहमान आ चुके हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराती हूँ। आप पहले भी इनको मेरे शो में मिल चुके हैं और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, इनसे गुफ्तगू करके मज़ा आता है। कादिर खान बंदूखेल साहब एडवोकेट हैं, उनसे बात करेंगे। आबदा हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ नईम हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद सायम हैं, कॉलम निगार हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। आज इनसे जानेंगे, जब ये हॉरोस्कोप लिखते हैं, जब ये चीज़ों को देख रहे होते हैं, सितारों की ऊंच नीच देखते हैं, तो क्या इनको ये हालात भी दिख रहे होते हैं कि मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे या हमारे सियासतदानों के हालात किस तरफ जाएंगे। तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अपने पैनल को सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। बात आपने सुन ली, गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका और मेरी गुफ्तगू तो ये है कि कल जब मैं तड़प गई तो वो एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है जब उसका बच्चा
बेगुनाह उससे छीन लिया जाता है और उसके बाद चंद दिनों बाद एक फेसबुक पे तस्वीर लगती है जिसमें बच्चे का सर होता है और जिस्म की सारी चीज़ें गायब होती हैं। क्या कहेंगे आपदा जी, अब तो खुद एक माँ है। बेटा मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि जिस किस्म की इनह्यूमन अब खबरें पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं और बहुत ज़्यादा इस किस्म के इंसिडेंट्स नज़र आ रहे हैं कि इतना जुल्म कोई किसी पर कैसे कर सकता है। बिल्कुल। तो वो इतना इनह्यूमन क्यों होते जा रहे हैं लोग, क्या सेफगार्ड्स करनी चाहिए पेरेंट्स को? बहरहाल मैं कहूँगी कि हम 1970s में जब बच्चे होते थे उस वक्त कोई ऐसा डेंजरस माहौल भी नहीं होता था, उसके बावजूद माँ बाप हमें खुद छोड़ने जाते थे। बिल्कुल लापरवाही नहीं थी। बिल्कुल, चाहे जितने ही करीब हो, कितने ही करीब। वो ज़माना जब हमें पता होता था हमारे हमसाए कौन है, नेबर्स कौन है, कौन किसी के घर कोई मेहमान आया हुआ है, वो भी इतने क्लोज नेट सोसाइटी थी। तब भी गलियों में अकेले इस तरह नहीं जाने दिया जाता था कि जाओ खेलो। कितनी दफ़ा मैंने देखा है, हम कोई शूट्स के लिए, रिकॉर्डिंग्स के लिए जा रहे होते हैं, अजीब अजीब गलियों में छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के, पता ही नहीं है माँ बाप को, और वो अकेले घूम रहे हैं बाहर, कोई भी उठा कर ले जाए। तो किडनैपिंग्स की वारदातें होती रही हैं। अब मेरा ख्याल में कुछ हमारे, और अब हमने माहौल ज़्यादा दे दिया। नहीं, आपकी तरफ तो मैं सवाल ही लाना चाहती हूँ कि जब आप सितारों को घूमता फिरता देख के हमारे हॉरोस्कोप्स बताते हैं, मुल्क के बारे में कुछ नहीं बताते। नहीं, मुल्क बेसिकली मुल्क है तो हम हैं। और पहली बात ये है कि माशरा जो है उसकी जो भी रवायात हैं या जो कुछ उसमें हो रहा है उसका असर आम इंसान पे आता है। जैसे ये आपने किडनैपिंग की बात की, तो ये अब माओं की बात कर रहे थे, मैं एक बाप हूँ और दूसरी जनरेशन का भी बाप हूँ। यानी औलाद का जो दुख है या उसका सोच का जो एहसास है, ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तकलीफ दे नहीं हो सकता। और ख़ासकर जैसे अभी बात की कि मुझे कुछ इस तरह के वाक़यात से सामना करना पड़ता है कि बच्चे मिसिंग चाइल्ड्स हैं, उनके बारे में देखना, पता चलना। और यकीन करें कि मैं बड़ी तकलीफ़ से ये बात कहूँगा कि उन माँ बाप को सुकून आ जाता है जिन्हें ये पता चलता है कि हमारा बच्चा दुनिया में नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन वो माँ बाप अपनी सारी ज़िंदगी उसी आग में तड़पते हैं, तलाश में, और वो उम्मीद उस मौत से ज़्यादा तकलीफ़ दे जिनके बच्चे का पता नहीं होता कि वो कब आएगा। तो ये ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, होता है। लेकिन बात यह कि बदनसीबी से कि माशरे में जो कुछ हो रहा है, अफरा तफरी पैन की इसके हालात हैं, हालात जो हैं वो इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। पहले था हम आपस में बहुत ज़्यादा सोशल लिंक्स थे, इंसान का इंसान से ताल्लुक़ था, मोहल्लेदारी की अभी हम बात करते थे, स्ट्रीट्स में गली में कोई बड़ा बैठा है, बच्चे खेल रहे हैं तो उसकी सब पे नज़र होती थी, अननोन आने वाले को पूछा जाता था, बच्चे से बात करते थे, देखा जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब वो ताल्लुक़ हमारा फ़र्द से फ़र्द का ख़त्म होता है। ये मुश्किल। बिल्कुल सही। जनाब मंदू खलील साहब तक जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको एक पैकेज दिखाऊँ हमारी जो न्यूज़ टीम ने तैयार किया है कि आखिर ये असल हक़ाइक़ हैं क्या, हमें दिख क्या रहा है या हमें दिखाया क्या जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। पंजाब के बाद अफवाह साज फैक्ट्रियां कराची में सरगर्म, जितने मुंह उतने इगवा, हर इलाके से बच्चों के गायब होने की आवाजें। सोसाइटी, नाजमाबाद, मलीर, खोकरापार, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, कोई इलाका नहीं जहां की अफवाह ना आई हो। अफवाहों का असर भी शुरू। इगवा के शुबे में तशद्दुद के वाक़यात ने सर उठा लिया। जमान टाउन में जहनी माजूर शख्स को इगवाकार करार देकर शहरियों ने पिटाई की, तो शीरी जिना कॉलोनी में 2 फकीरों को इगवाकार समझकर धो डाला। सोशल मीडिया और अफवाहों के मुताबिक आज की तारीख में कराची से 1000 के करीब बच्चे इगवा हो चुके हैं, मगर हकीकत ये है कि मुकदमा सिर्फ एक ही दर्ज हुआ है और वो भी इगवा की कोशिश का। कॉलर ने कॉल करके बताया कि यहाँ पर एक खातून जो है वो बच्चे को अगवा कर रही है। इसी सिलसिले में अचानक जो है वो पुलिस पार्टी जो है वो नज़दीक ही थी, वहाँ पर पहुँची तो ये बच्चे को फेंक कर फरार हो रही थी। सोशल मीडिया पर बच्चों के अगवा का शोर कई रोज से जारी है। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद इस तूफान ने अब कराची का रुख कर लिया है। ये कैसी हकीकत है जनाब जिससे हम रोज लड़ रहे हैं,
रोज़, लेकिन क्या वजह है कि रिपोर्ट नहीं हो रही। मंदुखिल साहब तक जाने से पहले मैं आलिया इमाम को यहाँ वेलकम करूँगी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है। आलिया इमाम कहना मुझे इतना अलग सा अजीब लग रहा है जो कि मैं इनको घर में आलिया ही बोलती हूँ। तो बहुत शुक्रिया बाजी आप यहाँ आई क्योंकि लेकिन आज मैं चाहूँगी कि क्योंकि आज ये टॉपिक ही ऐसा है जिस पे हमने बात कर दी है, और हम रोज़ जब घर में जमा होते हैं तो हम इस टॉपिक को रोज़ ही लेके चल रहे होते हैं कि जिस तरह बच्चे अगवा हो रहे हैं, जिस तरह कराची के हालात होते हैं, क्या वजह है। बल्कि अभी रिसेंटली हमारे जानने वालों में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया, लेकिन अगेन उन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराया और वो सामने आने को तैयार नहीं था। आपके सामने ये वाक़या था। मैं उसको रजिस्टर्ड नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। मैं एक्चुअली एक सैलॉन में थी, वहाँ एक लड़की मैनेजर है, उसने क्या किया कि बहुत परेशान, कभी किसी रिपोर्टर को फ़ोन कर रही कि मैं रिपोर्टर भेजूंगी, और ये वो जो एक हमदर्द दिल होता है, उस नाते वो कॉल्स कर रही थी इधर उधर। तो मैंने कहा क्या हुआ है, तो कह देंगी कि वो हमारी एक जानने मतलब मेड है, उसका कोई है, और वो बच्चा अगवा हो गया था इब्राहिम हैदरी से, वो बच्चा भाग के वहाँ से आया। तो मैंने कहा कैसे पता कि अगवा हुआ था, हो सकता है खेलता कूदता। कहते नहीं भाई, बड़ा सीरियस वाक़या है कि वो बच्चा वहाँ रहा, उसके पट्टी बंधी रही, फिर उसको कहा, जब पट्टी खोली तो कहा चाय बनाओ, तो उस बच्चे 9 ईयर्स का था, उससे चाय बनवाई उन लोगों ने। फिर उसके बाद कहेंगे कि ये सफाई यहाँ की करो, तो बोरियाँ थीं, उसमें से खून निकल रहा। आई डोंट नो ये किस लेवल तक बात सही है, किस लेवल तक नहीं। फिर उन लोगों ने पुलिस वगैरह से भी रब्ता करने की कोशिश की, तो पुलिस का कहना ये था ये सब अफवाहें हैं, ये इतनी ज़्यादा रूमर बढ़ गई है कि हर आदमी इससे एक रिलेटेड किस्सा बयान करता है। अभी हम लोग पिछले दिनों यही खबरें सारी आ रही थी, तो बीइंग कनेक्टेड टू अ न्यूज़ चैनल, हमने इन खबरों की तस्दीक करने की कोशिश की, फॉलो किया। वो सामने नहीं आता। शूट पे हैं तो आर्टिस्ट 3-4 हमारे साथ, और वो बहुत हाइपर हुए और वो कह रहे हैं कि जी वो हमारे नेबर हैं और उनके रिश्तेदार की घर की पिछली गली में। अच्छा, हर कोई जो किस्सा बताता है वो किसी के जानने वाले की, कभी डायरेक्ट कुछ नहीं हो, किसी का नहीं हो रहा। अच्छा, वो हम एड्रेस पूछ के जब जाते हैं तो उस लोकेलिटी में किसी को कुछ मालूम नहीं होता। मैं अभी लास्ट वीक की CPLC की रिपोर्ट देख रही थी कि एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स हैं क्या। जनवरी इस साल के लेके अभी तक टोटल 136 किडनैपिंग के केसेस हुए हैं रजिस्टर्ड, जिनमें से 111 बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। और तो अभी तो हाँ बहुत अच्छा रहा एक तरह से। और उसमें से भी मेजॉरिटी ऐसे ही निकलती है जो घरों से या भाग जाते हैं या माँ बाप के तशद्दुद से भाग जाते हैं, लड़ाई झगड़ों से भागते हैं। एक्चुअली इस वक्त तो बहुत सीनियर लोग सामने बैठे, मंदुखेल साहब भी हैं, आप भी हैं नईम साहब। मैं लेकिन एक ऐड ऑन एक यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी कि यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भी है इस सारे मामले को लेके, और कन्फ्यूजन ये है, होता यूँ है कि जब माँ बाप कहते हैं ना, पुलिस कहती है हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं हुई इस बात की कि कोई किडनैपिंग हुई है, तो वो क्या करते हैं कि वो जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रिपोर्टिंग किडनैपिंग की नहीं होती, वहाँ मिसिंग चाइल्ड की होती है। तो फिर ये दो अलग शिकें हो गई, ये बेहतर बता सकेंगे कि ये डिफरेंस आ जाता है। तो हाईलाइट ही नहीं होती कि बच्चे अगवा हो रहे हैं या मिस हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर का माहौल भी बच्चों को भागने पे मजबूर करता है। मंदुखेल साहब, मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी इसी बात को कि जैसा आलिया ने कहा कि मिसिंग चाइल्ड और किडनैपिंग में ये दो शिकों का फ़र्क भी एक तो बता दीजिए कि अगर कोई जाके रिपोर्ट कराना चाह रहा है तो उसने क्या रिपोर्ट भी करानी है। देखिए, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है मिसिंग और किडनैपिंग का। अगर आप उर्दू में भी कहें, एक गायब होना, एक अगवा होना। जी जी। मिसिंग गायब होना और एक गायब। अब गायब तो बच्चा भटक भी सकता है, घर का एड्रेस भी भूल सकते हैं, तो इस पर कोई ज़्यादा ऑफेंस ख़तरनाक बनता नहीं है। किडनैपिंग तो अगवा है जिसकी सज़ा मौत है। अगर वहाँ पे थाने में पेरेंट्स ये कह रहे हो कि मेरे सामने बच्चे को छीन नहीं, के लेकिन वो पुलिस वाले नहीं करते हैं, वो पुलिस वाले नहीं करते हैं। अब गाड़ी अगर किसी की चोरी हो जाए तो पुलिस वाले कहते नहीं आप ना करें रिपोर्ट, हो सकता है मिल जाए, वरना आपको कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़े। वो हकीकत में धक्के खाने भी पड़ते हैं। तो लोग इस इंतजार में कि बजाय ये कि मैं FIR दर्ज कराऊं और उसके बाद जाके कोर्ट से मुझे रिलीज कराना पड़े, तो बड़ा प्रोसेस है, तो चलो 48 घंटे 24 घंटे इंतजार कर लेता हूँ। अब सवाल ये है कि ये सारी पैनिक, यह हकीकत ये है क्यों? इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं। और एक अब पंजाब की रिसेंटली अभी पिछले दिनों में 900 बच्चों का रिपोर्ट हुआ है।
इससे पहले साल 2 साल पहले जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद का और वो सारा सिलसिला आ रहा था वो भी आपके सामने है। तो ये चीज़ें और है, लेकिन जब पंजाब में ये वाक़या होते तो कराची में भी एक इस तरह अफवाह फैलाई गई है। सब आपकी बात को यहाँ रोकूंगी क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, आपकी बात से ही आगे स्टार्ट लूँगी, लेकिन यहाँ मैं समा के प्लेटफॉर्म से आपसे हाथ जोड़ के ये प्लीज़ कहना चाहती हूँ, अगर कोई ऐसा हादसा, ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी आवाज़ को उठाऊँगी, मैं आपके घर तक आऊँगी, मैं वहाँ से शो करूँगी, मैं लेकर जाऊंगी आपके बच्चे तक आपको, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन खुदा के वास्ते सामने आइए, छुप के मत बैठिए, उनसे मत डरिए जो आपके बच्चों को लेके गए, हम उन्हें लेकर आएंगे। हमारी पुलिस पे उतना ही भरोसा रखिए जितनी पुलिस हमारी काबिल है, वही आज तक हमें बचाती आ रही है और हम ही उनकी वैन्स को जलाते आ रहे। कौन है हम? पाकिस्तानी। ये आज हमारे लिए सवाल है। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और अभी 2 और माओं ने मुझे यहाँ ज्वाइन किया है। फरीदा शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया फरीदा आपा सुबह आपके यहाँ आने का। और इसी के साथ हमारे ही एक चेहरा समा की स्क्रीन का, जिनको आप शहर शहर समा में देखते रहते हैं, शुमाइला हमारे साथ मौजूद हैं। और शुमाइला के क्योंकि एक माँ भी हैं और एक वकील भी हैं, तो दोनों हवालों से आज इनका यहाँ होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। शुमाइला, मेरे ख्याल आप मेकअप रूम में हमारी गुफ्तगू भी सुन रही होंगी, टॉपिक भी आप दोनों ने सुन लिया। हम किस तरफ जा रहे हैं और ये हो क्या रहा है? सादिया, सबसे पहले हमारे जो माशरे का सबसे मजलूम तबका है वो बच्चे और औरतें हैं। और जब हम बात करते हैं इनके छोटे बच्चों की किडनैपिंग की, तो मेरे ख्याल है अगर आपको वही ज़माना याद हो सादिया कि जब केमल जोगीज़ का एक वो होता था, गेम होता था, यहाँ से 2.5 साल 3 साल के बच्चे किडनैप होते थे और वो आगे सप्लाई किए जाते थे, वो सिलसिला रोका गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमारे कानून को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हमारे पास सिंध चिल्ड्रन एक्ट 1955 मौजूद है, बच्चों के राइट्स के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मीडिया के ज़रिए भी मिलती है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब हमें अवेयरनेस है। बात सिर्फ इतनी सी है कि बच्चे किडनैप क्यों हो रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना। मुझे याद है मैंने एक केस किया था सद्दाम का, वो बच्चा था 2.5 साल का। अब वो हॉस्पिटल गया था अपनी माँ के साथ और उसके माँ मेडिसिन के लिए वो लाइन में लगी, इतने में वो बच्चा जो है ना वो गायब हो गया। और वो एक औरत जो, क्योंकि CCTV कैमरा लगा हुआ था, जिससे वो पता चला कि एक खातून उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही है, जिन्होंने पूरा नकाब लिया हुआ है, सिर्फ उनकी आंखें नज़र आ रही हैं। उसके बाद वो केस हमने किया था और उस बच्चे को हमने 2.5 महीने के बाद रिकवर करवाया था। और SSP इमरान रियाज साहब थे जिन्होंने उस बच्चे को रिकवर करवाया था हमारे साथ। तो मतलब ये नहीं है कि अगर थोड़ा सा खुद से थोड़ा सा देखें, आपको बच्चों का अपनी हिफाजत खुद करनी है। अगर आप खुद से हिफाजत नहीं भी कर पा रहे तो बहुत सारे हमारे अगर फ़ौरन कंप्लेन करेंगे, जहाँ तक मैं अभी सुन रही थी कि एक मिसिंग और उसमें किडनैपिंग का, तो मिसिंग मतलब अभी फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट से ऑर्डर्स पास हुए हैं जिसके अंदर मिसिंग अगर बच्चा होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी FIR किडनैपिंग की काटी जाए। आप ये नहीं बोलें कि आपका बच्चा मिसिंग हुआ है, आप ये बोलें आपका बच्चा उठा लिया गया। तो वो फिर उसी हिसाब से का इस्तेमाल सही होना चाहिए। कॉलर्स हमारे से उनसे बात करते हैं, फिर फरीदा आपा की तरफ आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं मेरी बहन? बात कर रही हूँ कराची से। जी बोलिए। जी, मुझे ये आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आजकल जो हमारे नए हो रहा है, सारे पेरेंट्स सारे परेशान हैं और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन हो रही, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन है, कभी बम ब्लास्ट, कभी कराची के हालात ख़राब, तो बच्चे वैसे खौफजदा हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ से डिस्कस करनी थी कि अभी तकरीबन 20 दिन पहले मेरा भतीजा जो है वो नाराज़ होकर घर से चला गया। अच्छा। 10 साल की उसकी एज थी। उसकी वजह से आपस में घर में किसी ने कुछ कह दिया तो वो घर से मतलब मुश्किल हो गया।
अच्छा, इसके बाद से जब हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई तो मतलब यही जहन में आ रहा था कि शायद किसी उसको किडनैप कर लिया। सही। लेकिन वो जो है खुद से मतलब किसी और खुद से चला गया था घर की प्रॉब्लम्स की वजह से। जी हाँ, जी, वो ट्रेन में बैठ के और किसी मतलब अपनी मदर रहती थी दूसरे शहर में, तो वहाँ चला गया। अच्छा, वहाँ पे उसको जाहिर पता नहीं था, तो वो किसी और स्टेशन पे उतर गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो पहुंच गया और वो पहुंच गया मतलब अपने घर में। लेकिन ये कि जो 24 घंटे हम लोगों ने टेंशन में गुजारे, लेकिन इस 24 घंटे में एक चीज़ सीखी आप लोगों ने कि हम बच्चों को बड़े आराम से ताने तशने दे देते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम पढ़ाई में वीक हो, तुम ये वीक हो। उसका आपने वो 24 घंटे में कोई नतीजा अखज़ किया या नहीं किया? जी, नतीजा ये अखज़ किया। असल में वो जो है मोबाइल की जिद कर रहा था कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो उसको मतलब 10 साल के बच्चे को यही समझाएगा कि मोबाइल की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसने ज़बरदस्ती मोबाइल लेके करा, तो उससे उसको डांट पड़ी। तो वो इस तरह से वो जो है वो हो गया। एक और कॉलर। जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अभी इस पर बात करते हैं। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में सलामती की ढेरों दुआएं। मैं जहानिया से रुश्ता आसफा बात कर रही हूँ। जी रुश्ता। आज का जो टॉपिक है किडनैपिंग, अगवा और गुर्दा फरोशी, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी दहशत गर्दी कोई हो ही नहीं सकती। ये तो टॉपिक ही ऐसा है कि सांसें रुकने, दिल फटने लगते हैं। मैं आपको हकीकत में एक बात बताती हूँ कि अगर अल्लाह की तरफ से कुछ भी हो, माँ बाप के 4 बच्चों की अचानक मौत हो जाए तो अल्लाह सब्र दे देता है। लेकिन एक बच्चा जो कि एबनॉर्मल भी हो, सही भी ना हो, अगर वो गुम हो जाए, अगवा हो जाए, तो मुझे पता है कि कैसे सांसें रुकती हैं, कैसे दिल फटते हैं। मेरी खाला का बेटा पूरे 20 साल अगवा रहा है, हमें नहीं पता था। मैंने देखा है उनको तड़पते हुए कि कैसी उनकी रातें हैं, कैसी उनके दिन है, उनका खाना पीना उनका क्या है। और मेरी एक दोस्त का बेटा जो कि बिल्कुल एबनॉर्मल था, रिटार्डेड था, मंगोल बच्चे जैसे होते हैं, वो गुम हो गया था। और मैंने देखा है कि पैसे नहीं होते थे, वो पैदल मीलों सफर करती थी, जाती थी। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ बस इस दुख और सदमे से बचाए। आजकल हमें सामना है इनका, इन हालात का। उसमें मेरी थोड़ी सी बहुत मुख्तसर 1-2 बातें मैं ये करना चाहूंगी कि हमारी ये बदनसीबी है कि हम इन हालात को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमें ये कि एक तो हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाएं, बैठ के उनको टाइम दें, रात को बिना जरूरत तो बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें है, मैंने ये पढ़ा था कि सूरत फातिहा पढ़ के और आयतुल कुर्सी पढ़ के ना, अगर हम, हमारे मियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, जो भी बाहर जाते हैं, हम उन्हें दम कर देते हैं, तो आप यकीन करें अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उनकी हिफाजत के लिए मुख्तस कर दिए जाते हैं। तो बस जी, बस मुझे यही कहना था कि जो है आज का, बस ऐसे मौज़ूआत से हमारे पाकिस्तान पे, ऐसी परेशानियों सदमों से बचाए। आमीन। बहुत दुख होता है ये सुन के। एक माँ पे क्या गुजरी वो 20 साल जिसने इंतजार किया, और पता नहीं वो कैसे बच्चा उनको मिलेगा। ये बिल्कुल आप खुद एक माँ है फरीदा, प्लीज मैं चाहूंगी कि ये जो आज माएँ बैठी है ना, आज ये माओं के अंदर का मैं एक्सपीरियंस भी जानना चाहूंगी, और उनका जो धड़कता हुआ दिल है वो मुझे बहुत बेहतर तरीके से बताएगा उस माँ की फीलिंग जिसने 20 साल कह रही हूँ कि वो बिल्कुल ठीक बात ये कह रही है कि अभी इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, सब कुछ होता है, बच्चे मरते हैं, मर जाते हैं। मेरी भी एक ममानी का बेटा 18 साल का 8-9 बेटियों के बाद वो पैदा हुआ और वो चला गया। वो उन्होंने खुद अपने मतलब आँखों से और हाथों से उसको दफनाया, देखा कि मेरा हमारा बेटा मर गया, लेकिन सब्र आया, बहनों खुदा खुद ही दे देता है, खुदा खुद ही दे देता है। लेकिन वही बात है कि किसी का अगर खो जाए तो ये तो इंतहाई जुल्म है। मतलब हमारे पाकिस्तान पे जुल्म ही जुल्म हो रहा है। हम कोई ना कोई टॉपिक लेके बैठे होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है कि जो बिल्कुल बेचारे जाहिल लोग होते हैं, आप उन्हें गाइड कर रहे होते हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि यहाँ जाएँ, ये करें, आप ये करें। अब जैसे आप हमसे पूछ रही हैं, आलिया से पूछ रही हैं, तो ये भी मीडिया हम सब के लिए, इन लोगों के लिए, मुझे और आपको तो मालूम है, जिन लोगों को नहीं पता उनकी बहुत अच्छी काउंसलिंग हो रही होती है, और मतलब दिल फट रहा होता है माओं का, और फिर वो उठ रहे होते हैं लोग। मैंने खुद देखा है, मासी के बच्चे, माली के बच्चे, जो भी अभी हुए, वो लोग उठ के जा रहे होते हैं, सुन के ये हमारे शो बिल्कुल थानों में जा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि जी मिसिंग नहीं है, अगवा हुए हैं, नाराज़ होके नहीं गए, जो अभी बात हो रही थी। लेकिन बिल्कुल सब्र नहीं आता। आप यकीन करें, हर वक्त दिल धड़कता रहता है। वही जो ये कह रही हैं सूरह फातिहा, सूरह नास, जो हमारा दीन हमें बताता है,
इसी यहाँ के मैं इसी एक मानने बात वाले सादिया हाँ। कहना चाहूँगी कि एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन जंग के भी कुछ उसूल बना ही दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट के उसूलों में से एक ये है कि आप किसी जंग वाली जगह पे बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को हार्म नहीं पहुंचा सकते। हम तो जंग में भी नहीं हैं, हम तो सीधी जिंदगी गुजार रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, कमा के ला रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर ऐसे में इतना बड़ा क्राइम क्यों, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है? एक तस्दीक कर रहा हूँ बात की, क्योंकि अवेयरनेस जो है प्रॉपर लोगों को मालूमात होनी चाहिए। सिंध चिल्ड्रन एक्ट 1955 ख़त्म हो चुका है। अच्छा। ये 1999 में मैंने सिंध चिल्ड्रन एक्ट जो उसका सेक्शन 37 है, इसको मैंने चैलेंज किया। उसका मतलब ये था कि सिर्फ जो एक सोशल डिपार्टमेंट है वो उसको लुक आफ्टर करेंगे, बच्चों की जेल को उसको हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा और वालिदैन को विज़िट के लिए अलाउ किया जाएगा और न जाने उसकी बर्थ क्या होता था। तो उसको मैंने चैलेंज किया फिर 1999 में सिंध हाई कोर्ट में, और फिर वो मेरी पिटिशन अप्रूव हो गई है। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में यूथफुल ऑफेंडर ट्रेनिंग ऑर्डिनेंस आया था 2000 का पूरे पाकिस्तान में। इसमें हैरत वाली बात जो आज हम बच्चों के शो के हवाले से बैठे हुए हैं, 2000 तक बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा साहब का नाम सुबह सरहद में बच्चों के हवाले से कानून ही नहीं था, कोई कानून ही नहीं था। लेकिन असल में अलग अलग कवानीन अलग अलग सूबों के बनाए गए थे। ठीक है, सिंध चिल्ड्रन एक्ट की बात अलग थी, आपके पख्तून का अलग लॉ था, आपका हर जगह का, पंजाब का अलग था, नहीं था, पंजाब अलग अलग था सर। पंजाब चिल्ड्रन एक्ट 1983 था, सिंध चिल्ड्रन 1955 जो सबसे पहले सिंध ने बनाया था। बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा में सिरे से कानून ही नहीं था, कानून नहीं था। ये पहली मरतबा जो ना इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा ख्याल है। कानून बनेंगे तो एटलीस्ट एक बैक ऑफ द माइंड चीज होगी। 2000 में बन गया है जिसके देखिए कानून तो बने हुए, उसी के अंदर थोड़े से चेंजेस करके अमेंडमेंट करके आगे उसको रिफॉर्म किया जाके एक बिल पास हो ही गया ना। थोड़ी सी क्योंकि कराची में पैनिक बहुत ज़्यादा मचा हुआ है, घबरा, क्योंकि अभी हमारे भी कुछ कुलीग्स हैं, उनकी बेटियां दोनों क्लास में फर्स्ट टाइम 3 दिन पहले भी जो रिजल्ट रिसेंटली निकला है, लेकिन इन खबरों से उससे वो इतनी बच्चियां दहशत ज़दा हुई हैं कि उनको बुखार, तेज़ बुखार, और वो रो के, और वो वालिद साहब जॉब पे जा रहे हैं, पीछे घर से फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे। एक मैं छोटी सी बात कहूँगी कि हम लोग किसी लेवल पर हम लोग कोई तकलीफ दे खबर को भी इंजॉय करते हैं। ये भी अगर हम अपने आप का एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम जब पूरे मुआशरे की बात करते हैं कि जी अजियत पसंदी बढ़ गई है, तो पहले खुदारा अपना एनालिसिस करें कि आपको जब कोई दुख भरी खबर मिलती है तो आपका अपना क्या रिएक्शन होता है। क्या कहीं थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है, हैरत होती है, घबराहट होती है, या गुस्सा आता है कि कुछ करना चाहिए? मैं बढ़ाते हुए ब्रेक की तरफ जाऊंगी कि अब हम सब जब न्यूज़ देखते हैं तो कहते हैं अरे 12 मरे, चलो अभी तो 100 तक होते तो चलो कोई बात ही हरा दी। ये है बेहिसी ज्यादा हो गई, ये है आज खबर जी। तो प्लीज यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते अपनी इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और मैं कल के टॉपिक पे भी बात करना चाहूँगी, क्या हमें हक पहुँचता है कि हम अपने ही मुल्क को जला दें? क्या हमें हक पहुँचता है कि हम अपने ही मुहाफिजों की वैन्स को जला दें? क्या हमें हक पहुँचता है जो मीडिया आपके घरों में पहुँच के आपकी प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आता है उसके ऊपर जाके धावे बोल दे? हमें ये हक नहीं पहुँचता और हमें ये हक कोई कानून नहीं देता। इस पर भी हम बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। उन तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ जिन्होंने अभी अपने टेलीविज़न सेट ऑन किया। आज का टॉपिक आप लोगों को बताते चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों पे जिन माओं की गोदें उजड़ती नहीं हैं, उजाड़ दी जाती हैं। उनको एक इंतज़ार दे दिया जाता है, उनको एक ऐसा लंबा इंतज़ार दे दिया जाता है कि या तो फिर उनके बच्चों की लाश मिलेंगी, या फिर उनके बच्चों के एवज उनको तावान मिलेगा, या फिर उनके बच्चों के आज़ा को बेच दिया जाएगा।
आज बच्चे जब अगवा हो रहे हैं तो जानना ये बहुत ज़रूरी कि ये सब कुछ हो भी रहा है या ये सब कुछ एक अफवाह है या हमें गुमराह किया जा रहा है। हमें ऐसी क्रियोस हमारे इर्द गिर्द पैदा कर दिया जाता है कि हमारा ही बच्चा अब घर से बाहर निकलने से डर रहा है। हम पहुंचते फैमिलीज़ के पास, हम उनसे बात करना चाहते हैं, फैमिली सामने आने को तैयार नहीं है। वो फिर कहती हैं कि जी नहीं, हमारा बच्चा तो मिल गया। मुझे समझ नहीं आते, जब पुलिस पूरे कराची के हालात को कंट्रोल करने में लगी हुई होती तो आपका बच्चा बाजियाब कौन करा के लेकर आ रहा है? प्लीज़ उस शख्स से मुझे भी मिलवा दें, हो सकता है वो शख्स मेरे भी काम आ जाए। एक दफ़ा फिर इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपसे अपील करती हूँ कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा कोई भी हादसा पेश आया है, आप समा को कॉल कीजिए। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आऊँगी आपके घर, मैं अपनी पूरी टीम लेकर आऊँगी ताकि मैं आपकी आवाज़ बन सकूँ। समा ने हमेशा ये चाहा है कि हम अगर किसी का सहारा बन सकते हैं तो क्यों ना बने। ये चैनल सिर्फ आपका है और आपका ही रहेगा। प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए, हमारे साथ रहिए। यहाँ मेरा पूरा पैनल यहाँ मौजूद है। आज हम इसी बात को लेकर आगे चलें। मेरा आप सब से एक सवाल है जो मैं चाहूँगी आप सब इसका जवाब दें। फैमिली बॉन्डिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है बच्चों के अगवा को रोकने के लिए? नहीं सकती। मैं इस सिलसिले में एक वाक़या शायद हम भूल जाते हैं। 30 दिसंबर 1999 लाहौर में हुआ जावेद इकबाल सीरियल किलर, और वो उस वक्त पूरी अखबारों की हेडिंग्स थी। उस शख्स ने खुद एडमिट किया कि मैंने 100 बच्चों के साथ ज्यादती की और इन्हें मर्डर किया, और पकड़ा नहीं गया बल्कि कन्फेस किया। रिपोर्टर्स बुलाया, आप लोगों के इल्म में होगा। और उसके बाद अल्टीमेटली उसने 2001 में सुसाइड की, खुदकशी की। लेकिन बता सिर्फ यहाँ रहा हूँ कि वो 6 साल से लेके 16 साल के बच्चे थे, अगवा कोई बच्चा नहीं था। ये जो आपने बात की पेरेंट्स के तशद्दुद, स्कूल की मार, इसके खौफ, उसकी वजह से तवज्जो ना देने की वजह से वो गायब थे। वो कहाँ से उसका सोर्स था? मज़ारों से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टॉप से उठाना, एक ये रीज़न थी। ये जो बात आपने की है, उन बहुत से बच्चों के पेरेंट्स जब बाद में आए उन्होंने जूतों और चीज़ों से उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे बच्चे थे। अगवा की रिपोर्ट कोई भी नहीं थी। बात सबसे अहम है कि हमारा अपनी ज़िम्मेदारी अपनी बच्चों के साथ कितनी अहम है। माएँ, आपने बात की, बाप समझता है कि मेरा काम सिर्फ बच्चा के लिए कमा रोटी देना है और नहीं। दोस्ती नहीं होती, दोस्ती नहीं, दोस्ती से ज़्यादा प्यार की ज़ुबान नहीं होती। पढ़े लिखे लोगों को बच्चों के साथ वक्त देते हैं। आप एक क्लास में जाइए। थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, जिस शख्स की आपने भी बात की उसका मैं आपको जावेद का एक बता दूं कि उसने जो कन्फेस किया था, उसने कहा था जब वो खुद 12 साल की उम्र में था तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था एक बच्चे के मर्डर का और अगवा का। बिल्कुल। उसने उसमें पूरी वो जो कि गलत था, उसने जेल काटी। जेल से जब वो वापस आया तो ये उसके अंदर का वो था कि मैं बदला लूंगा और 100 माओं को मैं रुलाऊंगा, क्योंकि जिस तरह मेरी माँ रोई है उस तरह उसने 100 माओं को रुलाया और उसके बाद उसने खुद अपने आप को पेश कर दिया कानून पे। एक और भी तो बयान दिया ये देखें इस तरह की और भी उन्होंने उसी दिन में बयान दिया था उन्होंने कि मैंने सोचा कि ऐसे काम करूं कि लोग मुझे याद रखें। ये मुझे याद है न्यूज़ में शोहरत के लिए उसने जो बात, लेकिन बात ये नहीं, मैं सिर्फ वही बात ये करना चाह रहा हूँ वजूहात पे क्या नाम ना होगा। इस वक्त जब हम बैठे हैं तो ये वजूहात हैं, सच कितना है उसको सामने लाना है, उसकी वजह से खौफ कितना पैदा करना है। और सेकंड चीज़ जो सबसे अहम है, बच्चों को अगवा करके भिखारी बनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा माफिया जो है और इसमें छोटे लोग शामिल नहीं हैं, बड़े पावरफुल उसमें पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं। फिर आपकी बात को यहाँ रोकूंगी, टाइम और हो रहा है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं, इसी बात को आगे लेके बढ़ेंगे। जनाब लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। कराची में बच्चों का अगवा, न पुलिस को पता न रेस्क्यू को खबर। अखबार में सुर्खी लगी, ना ही चैनल पर कोई टिकर। सुनी सुनाई बातों पर आम लोगों की दुर्गत बनने लगी। जुम्मे को जिसे अगवा कार समझकर पीटा गया वो ज़हनी माजूर निकला। सुरेश पर तशद्दुद के खिलाफ कराची में ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को धर लिया गया। यही नहीं, अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म हुआ कि लोग बेकाबू हो गए। चाराए फैसल पर तो हद ही हो गई। अगवा का इल्ज़ाम लगाकर 4 खवातीन पर तशद्दुद किया गया। मामले पर पुलिस हरकत में आई, छानबीन की तो सारी कहानी ओबाश लड़कों की कारस्तानी निकली। 4 खवातीन जा रही थी
जिनको वहाँ के कुछ ओबाश लड़कों ने छेड़ा। ख़वातीन में से एक ने उनको चांटा मार दिया। उन लड़कों ने रिएक्शन में शोर मचाया कि ये ख़वातीन बच्चे अगवा करने वाली हैं। पुलिस ने तफ्तीश के बाद ख़वातीन को घर जाने की इजाज़त दे दी। जी जनाब, हमने ये पैकेज भी देखा और इस पैकेज में मुझे वो स्टोरी फिर मैं करेक्ट करना चाहूँगी कि अगर अब ये सुरेश या वो 4 ख़वातीन या वो जो बच्चा पकड़े, अब अगर वो इस बात का रिएक्ट करेगा तो वो किस तरह का रिएक्शन आएगा सामने? इसी तरह का आएगा ना, सचमुच में वो ये करने लगेंगे जो अभी हमने जो अभी आपने बताया नहीं, वही करने लगेंगे। ये तो आम पब्लिक की बात है। बाजार में अफरा तफरी होते हैं, पता नहीं चल रहा है कौन चोर है कौन बेगुनाह है। अभी 3-4 रोज पहले मेरे बच्चा जो फेज 8 में बड़े अच्छे से स्कूल में पढ़े आया घर पे, अबू वो मेरी मिस ने कहा कि यहाँ डिफेंस से अभी 20 बच्चे अगवा हुए। अच्छा, मैं बड़ा हैरान था। मैं वो एसपी क्लिफ्टन का भी स्लाइड देख रहा था कि कोई बच्चा अगवा नहीं हुआ। तो अबू अब मैं मस्जिद जाओ, हालांकि 11 सालों में जाओ बेटा मस्जिद जाओ कौन। अच्छा, घर वाले परेशान, क्या बच्चे को गली में खेलने दी कि नहीं? अब भाई खेलने दो। अच्छा, और तो छोड़ो, मेरे सामने डॉक्टर है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात, उसने मुझे मैसेज किया, कहीं से मैसेज आया कि खबरदार बच्चों के साथ एहतियात करे, अगवा हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे। तो अब सवाल ये है कि एक तो ये लोगों को सुनी सुनाई बात, इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। बहुत ज़्यादा फैला उससे इस्लाम ये कहते हैं कि उससे बड़ा झूठा ही नहीं है जो सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड कर दे। और इसी तरह फेसबुक पे हम कोई इस तरह चीज देख लेते हैं, वो लाइक का बटन तो हमने बिल्कुल उंगली दबा के रखा है, एकदम टक करके, अभी पूरा पड़ा ही नहीं, लाइक कर दिया। अब वो लाइक का उसको पता नहीं कि लाखों लोगों में ये जाता है। तो ये अगर ये सूरत-ए-हाल रही है लेकिन तो फिर जारी अभी मैं एक सेकंड में आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी, यहाँ मेरी ऑडियंस भी बैठी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, एक माँ के ऊपर जिसके पास ना फेसबुक है, जिसके पास ना ट्विटर है, जिसके पास ना व्हाट्सएप है, कुछ नहीं है, एक नॉर्मल माँ के ऊपर इन अफवाहों का असर क्या होगा? आप लोग प्लीज मुझे ये तो बताएं, वो तो पागल नहीं हो जाएगी? ज़हनी मरीज़ा, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप भी तो सारी माएँ बैठी हैं ना, कौन बोलना चाहेगा? अब बोलेंगे? जी बोलिए। सबसे ज़्यादा तो माई के ऊपर दुख होता है। मेरी बेटी इतनी खौफज़दा, नहीं मामा मुझे स्कूल नहीं जाना। अब मैं आज भी ज़बरदस्ती इनके पापा से कहा आप जाएं, कि नहीं मामा फ़ौरन बुखार चढ़ गया, 4 दिन हो गए आज बुखार हुए मेरी बेटी को। बस कहती है ना मैं ट्यूशन जाऊंगी, ना मैं अरबी पढ़ूंगी, आप यहीं मदरसे का करें, आप यहीं करें, मुझे स्कूल तो जाने ही नहीं है। अब इतने खौफज़दा है मेरी बेटी के हद से ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जी जी जी, मेरी बच्चियों का भी यही हाल है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे डर की वजह से कि अम्मी नहीं हमें स्कूल नहीं जाना, हमें कोई पकड़ लेगा तो आप क्या करोगे? स्कूल वाले भी डरा रहे? स्कूल वाले नहीं डरा रहे, स्कूल वाले तो बच्चों को सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे रास्ता है, रास्ते में क्योंकि दूर है स्कूल तो डर रहे हैं वो लोग जाते हुए। मदरसे नहीं जा रहे बच्चे, मदरसे जाते हुए डर रहे हैं बच्चे कि अम्मी हमें कोई पकड़ लेगा तो आप क्या करोगी, आप कैसे, आप तो वो हो जाओगी, आप तो पागल हो जाओगी, आप तो ये हो जाओगी, हमें को उठा के ले जाएगा। तो अब बच्चे जो सुन रहे हैं सब बातें, तो बच्चों के जहनों पे क्या असर पड़ेगा इन सब बातों का? बच्चों के तो जहनों पे जो असर पड़ा वहाँ के दिमाग पे क्या पड़ रहा है? हमारा तो इतना बुरा हशर कि हम तो अपने बच्चों को डर की वजह से और नहीं निकाल रहे कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हम सब कुछ सुनी सुनाई पे चल रहे ना, हम सब सुनी सुनाई पे चल रहे और वो फुटेज पे चल रहे जो चल रही है टीवी के ऊपर। जी मेरी भाई देवर है, देवरानी है, तो इनके बच्चे सामने कोचिंग जाते हैं जी, तो ये अपनी अम्मी से कहती है, इनकी बेटी 5 साल की, वो कहती है आप छोड़ कर आएँ मुझे, वरना वो मुझे पकड़ के अगवा करके मेरे हाथ पाँव काट देंगे। सामने घर है, वो घर सामने नहीं जाती है, वो कहती है मामा मेरे हाथ पाँव काट के चले जाएंगे, आप मुझे स्कूल छोड़ कर आएँ, आप मुझे कोचिंग छोड़ कर आएँ। वो सामने के सामने जाते हुए डरती हैं। तो आप देखें क्या करें हम। मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ भी जाऊँगी, यहाँ भी जो कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद एक माँ हूँ, जहाँ सारी माएँ बैठी हैं। कल मैंने आपको भी बताया कि मैं तड़प गई थी मीरब के पास पहुँचने के लिए, रहा था कि ये सड़क सिमट जाए, ये किसी तरह मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। हम मासूम दिमागों में ये क्या चीज़ें भर रहे हैं? जिन माओं के बच्चे अगवा होते हैं या जिन बच्चों को किडनैप किया जाता है या मिसिंग हो जाते हैं, वो आप सोचें उन घर के अंदर चूल्हे जलने बंद हो जाते हैं, उनके घर में फाके शुरू हो जाते वो ना माँ नौकरी पे जा पाती है ना बाप जो नौकरी पे जा पाता है, पूरी फैमिली सफर करती है, सिर्फ एक बच्चा किडनैप नहीं होता। बिल्कुल एग्री करी हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम ये सारे वाक़यात देखे आपदा जी, सिर्फ ये बताइए कि हम उन बच्चों के दिमागों में क्या चीज़ छोड़ रहे हैं?
अच्छा जितनी नेगेटिव असरात होंगे वो पर्सनालिटी कैसे कोई कॉन्फिडेंट बन सकेगी, माशरे में क्या कंट्रीब्यूट कर सकेगी। आप अगर बहादुर बच्चे हम नहीं बना रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंट पुरएतमाद बच्चे नहीं बना रहे, जो बच्चा घर से बाहर निकलते हुए खौफजदा हो, डर रहा है, वो पढ़ने नहीं जा रहा, वो पढ़ने नहीं जा रहा, नहीं हो रहा है ना, मतलब कैसे जिंदगी के मसाइल का कैसे सामना करेगा। कि हमारे तो बचपन में वो हाइट होती थी, कोई खौफ की कि वो बाहर चौकीदार रात को सीटियां बजाता था तो कहते थे कि बाहर ने चौकीदार आ रहा है, बैठ सो जाओ बस। कि वो चौकीदार से तो वो भी कि जी ये बड़े नेगेटिव असरात होते हैं, बच्चे को डराया ना, अंधेरे से नहीं डराए, ये नहीं डराए। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा मैं फिर यही कहूँगी कि ठीक है सोशल मीडिया पे भी हाइप क्रिएट होती है, सब एक चीज़ का ट्रेंड हो जाता है। एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी तो माँ बाप की है ना। जहाँ पर आप 2 कमरे के घर में आपने 8 बच्चे पैदा कर लिए हैं, उन 8 बच्चों के आपको पता भी नहीं है इस वक्त कौन कितने घर में, कितने हमसाये के घर में, कौन कहाँ खेल रहा है, डिफरेंट माइंड के साथ टीवी देख रहा है। आज कोई नई बात नहीं है। हर तरह का क्राइम जब से माशरे बनने शुरू हुए हैं होता आ रहा है। पहला कत्ल हुआ आपकी ह्यूमन हिस्ट्री में, किडनैपिंग भी हुई होगी। इस चीज़ की रोकथाम यही है कि हम कितने कोई वेल अवेयर हैं अपने इर्द गिर्द, अपने घर से। बच्चे आपने पैदा कर दिए, आपको बच्चों की होश नहीं। और फिर छोटे छोटे बच्चे, बेटे का शौक होता है, 6 बेटियों की लाइन लगाई होगी, 4 साल की बेटी की गोद में 2.5 साल का बच्चा दे के जॉयस को बाहर गली में खिला उनको माय बनाया। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 4 साल के बच्चे ने, जब मैं छोटी थी तो मेरी एक अदर मामू की शादी हुई और क्या देखा, और वो ईरानी थी खातून जिनसे शादी हुई, मैं उरूज वानी की बात करी। जब वो पाकिस्तान आई तो उन्होंने देखा और गली मोहल्लों टाइप का सिस्टम, मेरी नानी की तरफ, हम इस्लामाबाद से आते थे छुट्टियां गुजारने, तो मैं उनके लिए गजरे बना के उनको पहनाती थी। उनको उर्दू बहुत कम आती थी तो वो इतनी हैरान होती थी। जब थोड़ी उर्दू सीख गई तो कहती थी, मैं जब नई पाकिस्तान आई थी तो मैं कहती थी क्या यहाँ बच्चे गली में पलते हैं कि सुबह होती है सब ने बच्चे बाहर छोड़ दिए, पता नहीं किस वक्त वो लंच करते हैं, किस वक्त वो क्या करते हैं, दोपहरों में घूमते रहते हैं छोटे छोटे गली में, नेकरे पहनी भी निकल गए और वो रात में अंदर कर लिए जाते हैं। तो क्या ये परवरिश का यही तरीका है यहाँ पे, या कोई जैसे नॉर्मल पलते हैं वैसे? इतनी अजीब बात। अगर आपकी इजाजत तो बात कर ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मिसेस अंबर हैदर बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस अंबर। सादिया, मुझे आपके टॉपिक, एक तो मैं काफ़ी दिनों से इस टॉपिक बहुत परेशान थी, तो आज मुझे मौका मिला है अपने कुछ व्यूज़ शेयर करने का। पहले तो हम ये बात करें कि अगर ये अफवाह है या ये वाकई हो रहा है, इस बारे में अगर हम बात करें तो एक घर में बैठी हुई हाउस वाइफ है, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक रखती है, वो देहात में है या शहर में है, कहीं भी है, वो परेशान होगी लाजमी। और वालिद को भी हम नहीं भूल सकते कि वो काम पे जाता है, रोजगार के लिए जाता है, तो उसका भी जहन बच्चों में लगा रहेगा। ठीक है, हम एक तो मेंटली डिस्टर्ब हैं ही हैं। ठीक है, एक तो ये भी हो गया। अब ये अफवाह है या ये वाकई हो रहा है, ये हम इस नतीजे पे पहुंचने के बजाय मेरे ख्याल में अवेयरनेस बहुत जरूरी है जी। कि अगर देखें राय होती है तो पहाड़ बनता है। सही, ठीक है। और अगर बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो क्या कबूतर को खानी जाएगी बिल्ली? तो हमें ये देखते हुए अवेयरनेस देनी है हर एक को। और आज के शो का मकसद भी अंबर यही है। बिल्कुल, अवेयरनेस। ये आपके ही मॉर्निंग शोज हैं जो घर घर में पहुंच रहे हैं, जो हमारी हुकूमत को काम करना चाहिए ना, कि घर घर में आके उन लोगों को समझाना चाहिए, अपनी टीम भेजे कि लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को समझाएं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हालत जंग में, सही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं सीख रहे, ना लाइट है ना पानी है। बिल्कुल इन ऐवानों में बैठे हुए जो तनख्वाहें लेते हैं लोग, इन्हें बस ये पता है कि हमारे बच्चे बाहर, उनका मुस्तकबिल महफूज है। सही। मैं ये कहती हूँ, आप लोग अगर एक तहफ़्फ़ुज़, सिर्फ एक तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते किसी गरीब को, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप ऐवानों में बैठे, आप तनख्वाहें लें, आप कोई भी काम करें, कोई भी फैसिलिटी ले सकें। आपका मुल्क है ही नहीं, आप एलियन हैं, आप यहाँ से चले जाएं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंबर, लेकिन यहाँ मैं आपकी बात करना कहूँ कि जहाँ बात हम हुकूमत की करते हैं, वहाँ हमारे शहरियों का भी कुछ हकूक है, हमारे कुछ फ़राइज़ हैं जो हमने अदा करने हैं अपने ही लोगों के लिए, कि अगर हम अपने इर्द गिर्द कुछ बुरा होते देख रहे हैं तो वो हमने ज़रूर बताना है। अभी आप ही देखें कि अगर 4 लड़कों ने लड़कियों को छेड़ा है और उस लड़की ने रिएक्शन में उसे थप्पड़ मारा है तो उन्होंने शोर मचा दिया कि ये बच्चे अगवा कर रही थी। उसकी सूरत में क्या हुआ, उन 4 लड़कियों के ऊपर तशद्दुद हुआ।
तो आप हमने अपने फ़राइज़ को भी अदा करना है कि भाई खुदा के वास्ते जिसके ऊपर हम टूट पड़े पहले जाने तो सही कि वाकया सही है या गलत है। और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी जी, कौन बात कर रही है? रुखसाना जैदी जी। रुखसाना, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप लोगों ने ऐसा हसास टॉपिक लिया है, मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं। मेरे पास ट्विटर पे, मेरे पास व्हाट्सएप पे और मैसेजेस के थ्रू हर तरह से ये खबरें चली आ रही हैं और कि अपने मतलब ये जितने भी लोग उनको बता दें। अब भाई ये तो अफवाह फैलाने वाली बात है, इस चीज को लोग सुने सुनाए बात वॉइस मैसेजेस छोड़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो असल में हमें एक चीज और भी कहनी है कि ये जो फैलाई जा रही है उसके अलावा लोगों को वैसे भी एहतियात तो वैसे ही करनी चाहिए और ये खौफ पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे वालिदैन हम लोग को घर से बाहर दूसरों के साथ वैसे भी खेलने को नहीं छोड़ते थे। सिर्फ अखबार की बात नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिल्कुल बिल्कुल एहतियात करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बहन भाइयों के साथ ही खेलते थे या फिर हमारी फ्रेंड्स जो है घर ही आ जाती थी, लेकिन ऐसे मोहल्ले में या इस तरह वैसे भी नहीं छोड़ते थे कि भाई बाहर जाके गायब हो गए, पता ही नहीं कितनी देर के लिए गायब हुए हैं। इन चीजों की वालिदैन को वैसे ही एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ती हुई जाऊंगी। क्या हमारे पास अपने ही बच्चों के लिए वक्त नहीं रहा? क्या हम अपने बच्चों के साथ नहीं खेल सकते? क्या हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे जिसकी वजह से उन्हें बाहर टाइम स्पेंड करना पड़ा है? या आपके लिए भी एक सवाल है, हम अपने पैनल से बात करेंगे। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे बगैर नहीं सो सकती। वो 3 साल की है। भाई आप लोगों को यही गुजारिश है कि मेरी बच्ची मुझे दे दे। अपनी कमसिन बच्ची के लिए तड़पती और अपील करती ये माँ है सबनाबाद की 3 साला दुआ की, जिसकी लख्ते जिगर को रिक्शा ड्राइवर लेकर भाग गया। मगवी दो अपनी माँ और खाला के साथ क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से सुजानी टाउन के लिए रिक्शे में सवार हुई थी। ड्राइवर ने गुलशन इकबाल से CNG डलवाई, फिर एक सुनसान जगह पर रिक्शा रोककर दोनों खवातीन को लूटने की कोशिश की। ताहम मुजाहिमत पर बच्ची समेत रिक्शा लेकर फरार हो गया। इसके पास आया कोई ऐसी चीज रखी और कह रहा है जो कुछ है आपके पास निकालो, सिर्फ मोबाइल नहीं दो, ये पैसे दे दो और जाओ। हमने बोला पैसे हमारे पास। तो मुझे पता था इसके हाथ में कुछ नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने हम दोनों को धक्का मारा, ये बाहर निकली, ये गिर गई। मैं उसको पकड़ने लगी, वो रक्शे में बैठ गया, चला लिया और मेरा बच्चा चलते हुए रक्शे में से गिर गया। अहले खाना ने सबनाबाद थाने के बाहर एहतजाज किया। बच्ची मेरी गोद में थी, सो रही थी। जब उसने रिक्शा रोका तो हमने बच्चे को खड़ा कर दिया, जूती वूती पहनाई, हमने बोला उठो दुआ घर आने वाला है, ये तो इनका रिक्शा खराब हो गया, हम दूसरी गाड़ी लेते हैं। लेकिन उसने बोला बाजी आप बैठो, हम थोड़ी देर में इसे सही करके चलते। थोड़ी देर में वो मेरे पास आया, उसने बोला जो कुछ है निकालो, मुझे पैसे चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मासूम दुआ के अगवा का नोटिस ले लिया और एडिशनल IG को बच्ची की फौरी बाजियाबी की हिदायत कर दी। दुआ की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। CNG स्टेशन के CCTV कैमरों से भी मदद दी गई है। जी ये एक वाकया और एक वाकया मैं आप लोगों को भी बताऊं। मेरी बेटी NCA में पढ़ती थी और लास्ट ईयर वहाँ पर पैनिक हो गया था कि NCA के स्टूडेंट्स बाहर निकलते थे लाहौर में, तो बाहर रिक्शे वाले खड़े होते हैं, पता है स्टूडेंट्स निकलेंगे कहीं जाना है कोई, तो वो एक 20-25 रिक्शे अमूमन वहाँ बाहर नज़र आते थे। उनमें से एक ग्रुप इस तरह का बन गया जो किडनैप करने की कोशिश। मेरी बेटी की 2 फ्रेंड्स थी, दोनों के साथ अलग अलग 1 वीक के अंदर वाक़यात हुए। तो उन लोगों ने फिर कॉलेज की इंतज़ामिया को बताया और 1-2 ने तो बेचारियों ने छलांग मारी थी रिक्शे से, काफ़ी ब्रूजेस वगैरह आए उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि जो बाहर बिल्कुल खड़े होंगे कॉलेज के, तो उनके नंबर्स वगैरह नोट करके और सिर्फ जिनको इजाजत होगी, जो रजिस्टर्ड होंगे कि ये जान पहचान वाले ID कार्ड्स की कॉपीज है। तो इस तरह अगर स्कूल्स भी थोड़े सिस्टम बना लेंगे, कौन सी सुजुकी वाला है जो पिक करने आता है बच्चों को। ये वाला पैकेज चलाने का एक मकसद ये भी था जनाब, मैं आपको बताती चलूँ कि
ये अगवा का केस नहीं था। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये केस ये हुआ ये था कि ये किराए पे उससे बहस हुई थी कि किराया ज़्यादा ले रहा है, किराया कम ले रहा है। वो गुस्से में बच्ची को लेके चला गया और उसने ईदी सेंटर के बाहर उस बच्ची को छोड़ दिया। अच्छा, तो खुदा की वजह से सच को सामने भी तो लेकर आए। आप लोग सच क्यों छुपाते हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, हम एक तो सच छुपाते हैं, अपने बच्चों को अवेयरनेस नहीं देते। आज मैं ये चाहूँगी कि हमने अपने बच्चों को कैसे अवेयरनेस दे दी। ये आपके घर के अंदर ही हो सकता है सारा सिस्टम ठीक। ये बुनियाद है, ये बीज हैं बच्चे जो हमने पौधे लगाने हैं जिनसे एक नेशन बननी है। उनको अवेयरनेस दें, चीज़ें बताएं, उनको बताएं कि उनके हसास हिस्से बॉडी के कौन से हैं जिनको कोई टच ना करे। उनको बताएं कि कैसे आपने 15 को नंबर डायल करना है, जैसा अभी शुमाइला बता रही थी। उनको बेसिक लाइफ की चीज़ें बताएं और सबसे पहले तो उनको ये बताएं कि हम यानी पेरेंट्स उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कि इधर उधर जाके अपने लिए जगह ना ढूंढें बात करने के लिए, बात हमसे करें, मगर उसके लिए मजबूरी है कि हमें उनको टाइम देना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या हम टाइम नहीं दे पा रहे? नहीं दे सकते। उसमें जो कच्ची आबादी ज़्यादातर जो ब्रेक में बात हो रही थी कि सोचते नहीं लोग। मेरा एक क्लाइंट है, उसकी 54 फैमिली है, यानी बच्चे पोते समेत 54 है। उसको नाम भी गिनना जब मैं कभी पूछता हूँ नाम बताऊँ नहीं आते। तो अब अच्छा है भी गरीब, कोई मालदार भी नहीं है। तो जब 2 कमरों के फ्लैट में या घर में आप 8-10 बच्चे पैदा करते हो और आप ये नहीं सोचते हो कि ये बच्चे आखिर पलेंगे कैसे, अच्छी तालीम कैसे मिलेंगी, और फिर क्या होगा कि 4-5 साल के बच्चे के गोद में 4-5 साल के बच्चे के गोद में आप 1.5 साल के बच्चे दे देते हैं और फिर आप गली में जाके खेलो और वो भी बच्चा होता है, वो उसको छोड़ के खेलने शुरू हो जाते हैं। उसी दौरान कोई अगवाकार, कोई इस तरह खराब नियत का कोई लोग आ जाते हैं और ये धंधे चल रहे हैं और ये कारोबार चल रहे हैं, माफिया चल रहा है। देखिए सजा तो बड़ी क्लियर है, 372A, 373 बी और 373 सेलिंग और बाइंग का 25 साल सजा है। आप सब मुझे बता दें, कभी किसी ने सुना है किसी बच्चे की अगवा में किसी को 25 साल सजा हुई है? ठीक है, बल्कि भी आप खुद केसेस करते हैं, अगर आप खुद बताएं अपना एक्सपीरियंस कि आपने कितने किए होंगे ऐसे केसेस, आपने किसी को सजा दिलवाई, आपने खुद ने बीइंग अ लॉयर। देखिए सजा तो मैंने इसी समा के प्लेटफॉर्म पे एक केस हमने उठाया था आपसे पहले। फांसी का सजा हुआ है, 2012 में हो चुका है। 4 साल से केस सिंध हाई कोर्ट में चल रहा था। फिर कंटेम्प्ट की बातें हमारे खिलाफ होगी, धमकियां मुझे मिलेगी। 4 साल तक वो केस चलता रहता, सजाए मौत का। और 4 साल बाद जज साहबान को ओहो ये तो गलत बेंच में चल रही, तो ये तो शरीयत कोर्ट में चलना चाहिए। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि 4 साल तक आप क्या करते रहे। तो छोड़िए बात है, मैं नाम लेना चाहूँ तो जजों का फिर बड़ी दूर तक चले, लेकिन हमें इसको भी ठीक करना है। पंजाब में जो वाक़े हो रहे हैं, इससे पहले जो बच्चों को हो रहा था ज्यादती का, क्या हुआ उसका? छोटू गैंग इतना बड़ा जो पुलिस को यरगमाल बना, पता चला उसको क्या था, किसने अगवा किए। और फिर साथ साथ मैं कराची की बात करूंगा, टॉपिक हमारा ये भी था सादिया। कल जब ये फुटेज चल रहा था टीवी पे कि फलां चैनल पे हमला हुआ, मुझ जैसे आप सब कराची में रहते हैं, हम ज़हनी तौर तैयार होते हैं। मैं गाड़ी में जाता हूँ तो रेडियो लगाता हूँ, ना जाने कौन सा रोड किस वक्त ब्लॉक हो जाए, और फिर छोटे भाई को पीछे फोन करता हूँ कि इस रोड पे नहीं है, ब्लॉक हुआ है। तो ये तो हाल है हमारा। बंदूखेल साहब कॉलर, उनसे बात करते हैं, आपकी तरफ आती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? जी मैं शमीला बात कर रही हूँ गार्डन से। आप कैसे हो सादिया? बिल्कुल खैरियत से जी। शमीला क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आप जितने मेहमान बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ सादिया, मैंने आपसे एक बात ये शेयर करनी थी। तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग गार्डन पे रहते हैं। जी जी। तो तकरीबन 3 दिन पहले, मतलब 1.5 साल पहले एक बच्ची हम लोगों को नजर आई हमारे घर के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है। सही। हम लोग बच्ची को देखा, वो 3 दिन से वहाँ पे घूम रही थी। सही। मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे, कहते यार ये बच्ची को मैं तकरीबन 3 दिन से देख रहा हूँ, ये बच्ची इधर घूमती है, उसके बाद फिर चली जाती है, दूसरे दिन फिर रात को ये बच्ची इधर नजर आती है ना। यानी उनकी चौकी बनी हुई थी, तो वो रेंजर जो थे वो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने ऐसे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा देखिए लड़की और की भी तकरीबन 13-14 साल उसकी उम्र। तो उन्होंने कहा देखिए आप लोग को क्या, अगर ये बिल्डिंग की है, तो हम लोगों ने कहा नहीं हमारी बिल्डिंग में तो लड़की नहीं है, अगर होती तो कोई ना कोई इसको बुला लेता अपने पास। सही। तो उन्होंने कहा क्या करना है, तो हमने कहा ऐसे करो इस बच्ची को ना हमारे पास भेजो। तो वो कहने लगे नहीं जी हमने तो इससे बहुत पूछा, ये बच्ची कुछ बता नहीं हो, ये बच्ची पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भाई आप ऐसे करें, हम लोग बिल्कुल सामने रहते हैं, आप ऐसे करें, आप खुद आए इस बच्चे को हमारे पास छोड़ के गए, हम अपने तरीके से उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। सही।
तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बच्ची को लेके घर पर है, उनका एक ऑफिसर भी थे, वो भी हमारे साथ ऊपर आ गए। हमने कहा सर आप चले हैं, वो बच्ची आपको देख के डर जाएगी, ज्यादा बात नहीं करेगी वो। तो वो कहेंगे ठीक है आप ऊपर ही हो, मैं नीचे चला जाता हूँ। हमने कहा ठीक है सर हम आपको इशारा करेंगे, आप तब ऊपर आना ना। कहते चले ठीक है। वो चले गए, वो बच्ची ऊपर आई। मैंने हस्बैंड को इशारा किया, मैंने कहा आप दूसरे कमरे में चले गए बच्चों को लेके, मैं इससे जरा बात करती हूँ। मैं ऐसे इससे बातें करती रही। मैंने कहा बेटा आपने खाना खाया? तो कहते नहीं आंटी मुझे भूख लग रही, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो इत्तेफाक तो घर में रोटी पड़ी हुई थी और थोड़ा सा सालन, मैंने वो उसको दिया और 1 गिलास उसको कोल्ड ड्रिंक मैंने दिया। वो उसने माशाल्लाह खा के पी के फिर बैठ गई। फिर मुझे कहती आंटी मुझे ना वॉशरूम में जाना है। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसे करो, आपने जो दुपट्टा पहना हुआ ना वो दुपट्टा आप उतार दो। तो वॉशरूम में गई, वो टैक्सी के अंदर मैं उसका दुपट्टा उठाया। दुपट्टे के देखो कॉर्नर पे मुझे एक कागज लिखता हुआ नजर आया। उसके ऊपर मैंने देखा तो इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ। तो मैंने हस्बैंड को इशारा किया, मैंने कहा इतना बड़ा नंबर किस चीज का है? तो उन्होंने मुझे बोला यार ऐसे करो ये नंबर मुझे दो, तुम इस बच्ची से बैठ के बातें करते रहो। खैर मैंने बच्चों को बुला लिया, वो लोग पहले आपस में गेम वगैरह खेलते रहे। मेरे हस्बैंड ने उस नंबर पे डायल किया, पता चला वो नंबर दुबई का है। हस्बैंड ने दुबई में फोन किया। जैसे ही उन्होंने फोन किया तो किसी आदमी ने फोन उठाया। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उन्होंने कहा आप ये छोड़ो, आप पहले मुझे ये बताओ ये आपकी कोई बच्ची का घर से मिसप्लेस हुई है? कहते मेरी बच्ची आपको किसने बताया? उन्होंने मेरे हस्बैंड ने कहा आप मुझे बताएं। कहते जी आज 3 दिन हो गए मेरी बच्ची घर से निकली थी कुछ लेने के लिए, तो अभी तक वो घर पहुंची नहीं है। तो हम लोग सरजानी टाउन रहते हैं ना। तो हस्बैंड ने मेरे कहा भाई देखें इस तरह आपकी बच्ची हमारे पास है, मेरी ये वाइफ से बैठी अपनी बेटी से बात करें। मेरे हस्बैंड ने उनकी बेटी की उनसे बात करवाई। वो इतना खुश हुए, उन्होंने इतनी दुआएं दी कि हम लोगों ने फौरन रेंजर्स वालों को बुलाया, इशारा किया आप ऊपर आओ। वो जैसे ऊपर है वो कहने लगे आपको कैसे पता? हमने कहा सर इनके दुपट्टे के कोने पे पर्ची बंधी हुई थी। पता ये चला वो बच्ची जो घर से भागी थी वो इस वजह से भागी थी, उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और वो सौतेली माँ थी। वो बच्ची पे इतना जुल्म करती थी, उससे पूरे घर का काम करवाती थी। तो बच्ची कहती है कि मुझे इन्होंने डराया था, मैं तुम्हें जो बोलूंगी तुम वही करना, अगर तुमने वो नहीं किया तो रात में सोते हुए तुम्हारा क्या हाल होगा मैं तुमको बता नहीं सकती। तो वो बच्ची जब बता रही थी प्लीज करो, वो बच्ची इतना रो रही थी। तो मैंने उससे इतना सोचा कि यार खुदा न खास्ता जवान लड़की किसी गलत हाथों में चली जाती तो क्या हाल होता है इसका। तो वही सादिया को बता रही हूँ, मैं रेंजर्स को सलूट करती हूँ। वाकई रेंजर्स ने जो किया बहुत अच्छा किया। हमारे हम भी जी सलाम करते हैं अपनी तमाम फोर्सेस को, और आज उन्हीं की वजह से हम महफूज हैं। ये भी एक पहलू है देखें जिस पे हम बात कर रहे थे कि घर का माहौल और घर में इस तरह की चीजें समझ में मुझे नहीं आया कि टेलीफोन नंबर मुझे हाँ बस ये समझ नहीं आया कि मुझे तो नहीं समझ टेलीफोन नंबर कैसे वहाँ हुआ। खैर एनीवेज जो इसका लुब्बे लुबाब जो मैंने इसमें से निकाला वो ये था कि घर का माहौल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी तादाद है। शादियाँ तो हम बड़े सुकून से कर लेते हैं। क्या हमें लगता है आने वाली जो औरत है वो वाकई हमारे बच्चों की माँ बन भी पा रही है या नहीं बन? हाँ वो तो अपनी जगह, लेकिन जो एक बहुत बड़ी तकरीबन 2 से 2.5 लाख बच्चे हैं जो सड़कों पे रह रहे हैं, ठीक है, उसमें से बहुत बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो रन अवे, जो घरों से भाग कर आए में, और वो किस वजह से, ठीक है वो तशद्दुद हो रहा है, ज्यादती हो रही है, भाग के आए में, लेकिन थोड़ा सा हमारे स्टेट की सतह पे अगर देखा जाए हमारे यहाँ कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। हमारे यहाँ उन बच्चों को हम कहीं पे हमारे आबादी का 55% हिस्सा बच्चों पे मुश्तमिल है। ये हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। मैं अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ, आप अपने बच्चों के लिए, हम सब अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन हम इन बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचते? एक कॉलर है उनसे बात करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? सादिया, मैं सरवत इजाज बात कर रही हूँ कराची से। जी सरवत इजाज, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। ये जो आपका प्रोग्राम आ रहा है अगवा के हवाले से, ये मैंने खुद फेस किया है अपने बेटे के साथ। ओह माय गॉड, हुआ क्या था बहन? मैं आ रही थी स्कूल से, मेरा बेटा विकन हाउस में पढ़ता है। मैं स्कूल से आ रही थी तकरीबन 1:40 पर। जब मैं अपनी एरिया में एंटर हुई हूँ तो अचानक से 2 बाइक में 4 बंदे थे। एक बाइक ने मेरे रिक्शे पर आके मारा। मारने के बाद मेरा रिक्शा रुक गया। उसके बाद वो मेरे सामने आया, उसने कहा अपना बच्चा दो। मैंने कहा मैं तो अपना बच्चा नहीं दूंगी आपको। तो फिर उस वक्त मैं अल्लाह की करम से आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी। पता नहीं उससे एकदम मेरा दिमाग माफ हुआ।
फिर मैं आयतुल कुर्सी का विट करने लगी। मैंने अपने बेटे को भी चीज़ सिखाया हुआ। तो वो आदमी एकदम जो मेरे राइट हैंड पे भी था और लेफ्ट हैंड की जगह से मुझे निकलने का रास्ता नहीं था, राइट हैंड पे मुझे निकलने का रास्ता था। तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी। मैं अपने गार्ड को आवाज़ देने लगी, गार्ड गार्ड। तो उसके बाद मैं अपने बेटे को राइट हैंड से निकली और चीखते हुए मैं भाग रही थी। उनके पास कोई असला तो नहीं था? ये कब का वाक़या, कितना अर्सा पहले का वाक़या बहन? ये थर्सडे का वाक़या, थर्सडे ये जो गुजरी है जुमरात। जी जी जी। और मैंने अभी तक अपने बेटे को, आपने कोई पुलिस कंप्लेन करी? जी मैंने पुलिस कंप्लेन की, मैंने रेंजर्स के हेडक्वार्टर में भी कंप्लेन किया, मैंने हर जगह कंप्लेन कर चुकी हूँ। वहाँ से आपको रिएक्शन मिला? उनकी तरफ से आपको आए, आपसे मिलने के लिए आए वहाँ से? नहीं, वहाँ से कोई भी मिलने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली है आपकी और कोई नहीं। और मैं इतनी खौफजदा हूँ। आज आपके इलाके में कोई CCTV लगा हुआ है? कोई आपके कोई ऐसी चीज जिससे कोई एविडेंस मिल सके? ये कौन से इलाके से आप बात कर रही हैं? थाना कौन सा, थाने का नाम बता दें। VIP ब्लॉक 11B से बात कर रही हूँ। कराची एकेडमी स्कूल है वहाँ पर। हमारे तरफ कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। कराची एकेडमी सर सैयद थाना लगेगा यहाँ? जी यहाँ थाना कौन सा लग रहा है? सर सैयद थाना लगेगा? जी सर सैयद थाना लगेगा यहाँ पर। ठीक है। और मैंने अपना रिपोर्ट रेंजर्स हेडक्वार्टर जो सदर वाला है, मैंने मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर भी लिखवाया है। सही। और मैं इतनी खौफजदा हूँ। आप हमारे साथ कॉल पे रहिएगा, हम लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपसे MCR में मेरे प्रोड्यूसर बात करेंगे, आप मेरे साथ कॉल पे रहिएगा, कॉल काटिएगा नहीं। हम लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम। कोई बात नहीं नाजरीन, आज जितने हम गमज़दा हैं और सोच में गुमे हुए, तालियां लेट भी चलेंगी आज, क्योंकि मुझे पता है हाँ, क्योंकि ये सारी माएँ सारी बहनें इस तरह की बैठी हैं कि हम लोग खुद परेशान हैं कि किस तरफ हमें जाना है। कभी तो हमारे पास ऐसी कॉल्स आ रही हैं जो थर्सडे को जिनका बच्चा अगवा हो रहा है और अगवा नहीं हो पाता और पुलिस या रेंजर्स की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। इसको हम फॉलो अप करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये मेरे प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा है क्योंकि हमारे पास टाइम इस वक्त कमी है, वरना हम अभी उस थाने को ज़रूर कॉल करते, लेकिन हम इसको फॉलो अप करेंगे और इंशाल्लाह हमारे नाजरीन इस केस को आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं। एक बात मुझे हंसी आ गई एक जुमला सुन के कि अभी सादिया ने बोला कि रेंजर्स ने फॉलो अप नहीं किया। मैं कहती हूँ करने के इतने काम है। आज सुबह मैंने TV लगाया हुआ और समाई चल रहा था, उसमें न्यूज़ आ रही थी कि रेंजर्स के DG रेंजर्स ने कहा है कि आप कोई ऐसी वो होते देखें तो फौरन इन नंबर्स पे करें, कोई आग लगा रहा हो, कोई कुछ करे, जो कल रात वाक़या वो क्या तक फॉलो अप कर पाएंगे? सुधरना है। लेकिन उसका असर कितना अच्छा हुआ कि DG रेंजर ने और वज़ीर आला सिंध ने जब कल ऐलान किया है, आज मैं खुद खौफ में था। रात को मैंने आपकी प्रोड्यूसर को फोन किया, सुबह शो होगा क्या? तो उसने कहा हाँ, और सुबह सवेरे जब मैं उठाऊं तो मैंने सबसे पहले TV लगाया और तमाम चैनल ने बताया कि इस इलाके में अमन है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का है ना, कमाल। इस पे एक बात करूं, जरूर साबित क्या होता है, विल स्टेट की जब विल हो, एग्जैक्टली, बिल्कुल 100% आप ठीक है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। जब वो नहीं होती ये क्राइम सब कुछ होता है, हमारी आंखें बंद होती हैं। जब हम खोलना चाहते हैं, रियासत के साथ कौन मुकाबला कर सकता है? कोई ठीक है, देखिए रियासत किसी भी इसीलिए है ना, हमें बात को अब समेटना है क्योंकि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। मैं चाहूंगी कि उन माओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आदौजी, मैं आपसे शुरू करती हूँ ताकि फिर मैं आई थिंक सबसे कुछ तो वाक़यात इस तरह के जैसे छोटे बच्चे को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन जो हालात हमारे कंट्रोल में हैं और जिनको हम ठीक कर सकते हैं अपनी तवज्जो से, वो ज़रूर करना चाहिए। जब हम अपने बच्चों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं, माएँ हस्बैंड से लड़ाई हुई है, कोई फाइनेंशियल तंगी है, बच्चे को इतना मारा पीटा, उस पर गुस्सा अपना निकाला, डिस्प्लेस्ड एंगर, कि वो घर से तंग आके वो घर छोड़ के चला जाए। बहुत से केसेस इस तरह के हैं जो घरेलू माहौल से तंग आके, जहाँ पर आप अपनी एफर्ट से चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। खुदारा वो तो करें। फरीदा आपा? जी, मैं भी यही कहूँगी
कि घर से स्टार्ट करें अपने, सही घर से स्टार्ट करें, घर से देखें कि हमारे घर में क्या हो रहा है। जो सबसे पहले बात हुई थी कि कम्युनिकेशन करें बच्चों के साथ, कम्युनिकेट करें और उन्हें अवेयरनेस दें जो बहुत कम दी जाती है। हमारे पास टाइम नहीं होता। वही चीज़ है कि हमारे कौन से पार्ट हैं, क्या है, कैसे नौकरों के साथ जो आपने ब्रेक में बात की थी वो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नौकरों के साथ जो हमें रवैया रखना है ना, वो हमारे बच्चे सीख रहे होते हैं और बहुत अच्छा करना होता है ताकि नौकर्स का या किसी भी ड्राइवर का किसी चीज़ का कोई रिएक्शन ना हो। ना भी करना चाहते हैं ना लोग तो कर लेते हैं गुस्से में। तो आपने अपने जो इर्द गिर्द के नौकर हैं उनसे भी आपने अच्छा बिहेवियर रखना है। जी मंदुखिल साहब, हमारे पास जो दरख्वास्तें आती है ज़्यादातर मियाँ बीवी की झगड़े की नज़र बचे हो जाते हैं। अदालतों में जब ये मीटिंग के लिए आते हैं या माँ छोड़ के चली जाती है या बाप, उस सूरत में। दूसरी वजह ये गुर्बत। अगर आप गरीब हो तो आपको अल्लाह ने अकल भी दिया है कि आपको 8-10 बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं है। आप इतना पैदा करें जितना आप पाल सकते हो। सही जी। अच्छा, बच्चों को जो है ना क्वालिटी टाइम दें, क्वांटिटी टाइम पे तवज्जो ना दें कि आपने उन्हें बहुत ढेर सारा टाइम देना। उन्हें क्वालिटी टाइम दें और दूसरे थोड़े से बच्चों की खुद से घर में इतनी काउंसलिंग करें। उन्हें बताएं गुड टच बैड टच, उनको बताएं कि उनके वो अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास अगर थोड़ी सी गाइडेंस होगी तो वो अपने आप को कहीं पे बचा सकेंगे। थोड़ा सा माँ बाप, स्टेट इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि अगर स्टेट चाहे तो वो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दे। इसलिए कि स्कूल्स के बाहर थोड़ी सी पुलिस सिक्योरिटी होनी चाहिए, बस स्टॉप पे होनी चाहिए। थोड़ा सा स्टेट अगर इसमें अपना किरदार अदा करेगी तो मेरे ख्याल है हम सिस्टम को ठीक कर सकेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी जैसे आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन, लेकिन वो इस सूरत में कि बच्चा जब कोई बात आपको बताए वो बुरी भी सुने, गौर से ना सुने, कोई रिएक्शन ना दे, कोई डांट डपट ना दे, उसे कॉन्फिडेंस दे। फिर उसमें कोई बुराई दिखाई दी थी तो फिर दूसरे किसी और लम्हे उसके ऊपर आहिस्ता से उसे गाइड करे। होता हमारा ये रिएक्शन है, हमारे और फ्रस्ट्रेशन होते, उसके बाद उसकी जुबान बंद होती है और दिल के अंदर वो चलता रहता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ कि मेरे साथ होता है जो आपने कहा। ये मेरी भी थोड़ी सी इस्लाह हुई है कि ये होता है। मेरा बेटा मुझे कुछ बता रहा होता है तो मैं कहती हूँ ये क्यों किया, ऐसे नहीं था। तो वो कहता है देखा मैं आपको इसीलिए नहीं बताता कि आपका रिएक्शन पर आता है। मैं मंदुखिल साहब की बात को ही सेकंड करूंगी। वैसे तो सभी की बात ऐसी है कि जिसको हम कहेंगे कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि जब आपको ऐसा कौन सा शाहाना फैमिली बैकग्राउंड हम लेके घूम रहे हैं कि जिसकी नस्लें आगे चलना बहुत जरूरी है, इन चीज़ों से प्लीज़ निकल आएँ। 7-7, 8-8 औलादें पैदा कर रहे हैं एक बेटे के लिए कि हमारा नाम कैसे चलेगा। पोलियो वर्कर्स को मार रहे हैं कि ये हमारी नस्ल कुशी करने के इंजेक्शंस ड्रॉप्स पिला रहे हैं। खुदा के वास्ते इन चीज़ों से निकलें। अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। चादर 2 कमरों की है, बच्चे उसमें 10 ठूसे में, उनको खाना पेट भर के नहीं मिल रहा, तालीम और बाकी ज़रूरियात तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही जनाब। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने इस्लामाबाद से आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मंदुखिल साहब, अब्दा जी आपका जनाब। यहाँ सिर्फ इतना कहना है जैसा आलिया ने कहा कि चादर देख के ही पाँव फैलाएं। क्यों हम एक लड़की इज इक्वल टू 10 लड़के, खुदा के वास्ते 10 लड़कों के बराबर है एक लड़की। मरियम भी एक लड़की थी जो हमारी पहली फाइटर पायलट थी जो शहीद है। आज हम उसे सलाम करते हैं। मत भूलें कि हम लड़कियां ही हैं जो आगे नाम बनाते हैं, अपने माँ बाप के हर दुख सुख में खड़े होते हैं। बच्चे तो फिर चले जाते हैं, बेटों के पीछे हम अपने आप को रोल देते हैं। मत करें जनाब प्लीज़। हमने अपने घरों की, अपने फूलों की और ख़ास तौर पे अपने मुल्क की खुद हिफाजत कर दी है। किसी की आवाज़ पे हमने अपना मुल्क नहीं जलाना है, हमने अपनी गाड़ियाँ नहीं जलानी है, हमने अपने घरों को नहीं आग लगानी है, हमने अपने घरों को बचाना है जनाब। कल का शो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जनाब। लेते हैं इसी के साथ आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मीरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा।